नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। आज मैं नक्षत्रों की सीरीज में आपके लिए 14वें नंबर के नक्षत्र चित्रा नक्षत्र का फलादेश लेकर आया हूं कि चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वालों का जीवन कैसा रहता है, इनके अंदर क्या विशेषताएं रखी हैं परमात्मा ने, क्या खासियतें होती हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं और क्या इनके अंदर कमजोरियां होती हैं, इनके वीक पॉइंट्स होते हैं और उन वीक पॉइंट्स की वजह से इनके सामने किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं और उन समस्याओं से ये क्या सावधानी बरत के या क्या उपाय बरत के ये बच सकते हैं। तो यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं या ज्योतिष पर आपका विश्वास है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मेरा वादा है आपसे कि ये आपके प्रेडिक्शन को बढ़ाने में बहुत बड़ा मददगार होगा, यानी आपके भविष्य फल को मजबूत बनाने में ये बहुत सहयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, यदि हम समझना चाहते हैं कि चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन को जानना, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये चित्रा नक्षत्र है क्या। चित्रा नक्षत्र के जो 4 चरणाक्षर हैं, जो हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, उन 4 चरणों पर अक्षर कौन कौन से आते हैं और ये अक्षर क्या एक ही राशि के अंतर्गत आते हैं या 2 राशियों के अंतर्गत आते हैं और उन राशियों वो राशि कौन कौन सी हैं और उन राशियों के स्वामी कौन कौन हैं और इस नक्षत्र का आकाश मंडल में विस्तार कितना है, यानी कि किस राशि के कितने अंश कला विकला से लेकर किस राशि के कितने अंश कला विकला तक ये भोग करता है और इस नक्षत्र के स्वामी कौन है, इस नक्षत्र के देवता कौन है। जब हम इन बातों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो हमारे लिए चित्रा नक्षत्र का फलादेश करना बहुत आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा और जीवन पर्यंत के लिए हमारी बुद्धि में ये स्थापित हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम इस नक्षत्र को जानने के लिए, इस विषय पर आते हैं कि चित्रा नक्षत्र जो है इसके 4 चरणाक्षर हैं, वो है पेपोरारी। पेपोरारी इसमें से जो 4 अक्षरों में से जो 2 पहले अक्षर हैं पेपो, ये अक्षर आ जाते हैं कन्या राशि के अंतर्गत और जो रारी 2 अक्षर हैं ये आ जाते हैं तुला राशि पर। जो कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं तो उनके स्वामी हो जाते हैं बुध, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध इसी राशि पर आकर स्वराशि का, मूल त्रिकोण राशि का, उच्च का होता है और रारी जो अक्षर हैं उसके स्वामी उसकी राशि बन जाती है तुला और तुला के स्वामी हैं शुक्र, जो समस्त भौतिक सुख हैं उनको देने वाले हैं। जो भी ऐसो आराम के साधन हैं इंसान की जिंदगी में, उन सब पर अधिकार शुक्र का है। सुंदरता पर और सुख पर पूरा पूरा अधिकार शुक्र का है और शुक्र ही शरीर के अंदर भोगों को प्राप्त करने की शक्ति है। शरीर के अंदर एक तत्व है जिसकी पहचान शुक्र के साथ होती है, स्पर्म शुक्राणु। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि शुक्र का इंसान के जीवन में कितना महत्व है। और इस नक्षत्र का आकाश मंडल में विस्तार कितना है, यदि इस बात को जानते हैं तो इस नक्षत्र का विस्तार है कन्या राशि के 23 अंश 20 कला से लेकर तुला राशि के 6 अंश 40 कला 0 विकला तक, यानी इतने एरिया पर इसका विस्तार है, भोग करता है ये नक्षत्र। और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं मंगल। मंगल पराक्रम शक्ति, उत्साह शक्ति, कार्य करने की क्षमता, छोटा भाई और स्टैमिना, लगातार कार्य करने की शक्ति और
सरकार में मंत्री पद, मंत्रणा देने की शक्ति, ये सब मंगल के पास है। और इस नक्षत्र के देवता हैं, देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी, जिन्होंने, हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है, जिन्होंने देवताओं के लिए भवन निर्माण किए हैं, और ऐसे भवन निर्माण किए हैं कि जिनकी तुलना भी नहीं की जा सकती किसी चीज़ से। तो यानी जो ये विश्वकर्मा जी हैं, ये क्रिएटिव माइंड वाले हैं, और ऐसा क्रिएशन जिसकी कोई तुलना ना हो, एक अद्भुत चीज़ संसार के लिए पेश कर देना। तो इस करके आप समझ गए होंगे कि चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह और कौन कौन से देवताओं का योगदान है। यानी चित्रा नक्षत्र के अंदर जितने देवता और ग्रह आ रहे हैं, उसी के अनुसार इनके अंदर गुण पाए जाएंगे न्यूनाधिक मात्रा में। यदि ग्रह योग इनके अनुकूल है तो इनके अंदर ज़्यादा योग्यता पाई जाएगी, यदि कम होगा तो कम पाई जाएगी, परंतु इनका समावेश अवश्य होगा। नक्षत्र के जो प्रथम चरणाक्षर हैं उसके स्वामी बुध हैं, जो बुद्धि के द्योतक हैं, विवेक के, विवेचना के द्योतक हैं, विवेचना के प्रतीक हैं। और शुक्र जो कला, क्रिएशन और समस्त सांसारिक सुखों के स्वामी हैं, उनके प्रतीक हैं। और मंगल कार्य करने को इम्प्लीमेंटेशन में लाने वाली शक्ति है, और विश्वकर्मा उसको अद्वितीय बनाने की, क्रिएशन की शक्ति है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इस नक्षत्र के व्यक्ति के अंदर कैसा विशेषण होगा, विशेषताएं होंगी। परंतु सर्वप्रथम हम विचार करते हैं कि चित्रा नक्षत्र वाले व्यक्ति का बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा, शारीरिक संरचना क्या होगी। तो ये जो चित्रा नक्षत्र वाला व्यक्ति होगा, ये शरीर से सामान्य होगा, यानी ज़्यादा ना तो लंबा होगा, ना छोटे कद वाला होगा, ना मोटा होगा, ना पतला होगा, एकदम कंप्लीट पर्सनालिटी होगी, विशेषता होगी। इसके नेत्रों में आकर्षण होगा। चित्रा नक्षत्र के अंदर जिस बच्चे का जन्म होता है, जिस जीव का जन्म होता है, उसके नेत्रों में आकर्षण होता है। वो नेत्रों के द्वारा दूसरे के हृदय पर राज करता है, दिल पर राज करता है, यानी वो सबका प्रिय बन जाता है। इस प्रकार के इसके नैनों की प्रतिक्रिया, चंचलताएं होती हैं, प्रभाव होता है, और सामान्य व्यक्ति होता है। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में इसकी पर्सनैलिटी दिखाई देती है। इसकी जो पर्सनैलिटी है, एकदम ऑर्डिनरी आदमी, सामान्य व्यक्ति की तरह, चाहे इसका जीवन स्तर कितना भी उच्च क्यों ना हो, यानी ये दुनिया की सबसे टॉप जो पोस्ट है उस पर भी ये पहुंच जाता है। किसी राष्ट्र का कोई बड़े से बड़ा नेता बन जाए, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी जॉब पाले, या कोई बड़ा आविष्कार कर दे, बड़ा धनवान बन जाए, लेकिन इसका रहन सहन सामान्य होगा ही, क्योंकि इसकी स्वयं की इच्छा ऐसी है, प्राकृतिक रूप से इसके अंदर वो गुण रखे हुए हैं। अब इसके व्यवहार के बारे में बात की जाए कि इसका बिहेवियर कैसा होता है, तो ये व्यक्ति बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। चाहे इनके पास लाखों, करोड़ों, हजारों, या जितनी भी आप एग्जाम्पल के लिए संख्या मान लीजिए, उतने काम करने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये अपने काम को अपने हाथ से करने में विश्वास रखते होते हैं। चित्रा नक्षत्र वाले व्यक्तियों के स्वभाव में ऐसा वैशिष्ट होता है, ऐसी इनकी खासियत होती है। साहसी होते हैं, किसी भी काम को करने में डरते नहीं। जब इनको लगा कि ये काम अच्छा है, इसको करना चाहिए, फिर विचार नहीं करते कि बाद में क्या होगा, हम हार गए तो क्या होगा, कामयाब नहीं हुए तो क्या होगा, ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि ये साहसी होते हैं, दलेर होते हैं। और एक और विशेष बात, जो विशेष अलग वैशिष्ट है, वो है इनका सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार।
मतलब अपना जो जीवन है वो साधारण ही रखना है। साधारण रहेंगे तभी हम असाधारण सोच सकते हैं। जब हम असाधारण अपना जीवन बना लेंगे तो हम साधारण नहीं रह पाएंगे, अच्छा उच्च स्तर का नहीं सोच पाएंगे। ऐसी इनकी हृदय की अवधारणा होती है। समाज सेवी भी होते हैं ये व्यक्ति। समाज सेवा के कामों से ये पीछे नहीं हटते। जहाँ इनको मौका मिलता है, इनको निमंत्रित किया जाता है, तो जगह पर ये दिल खोलकर दान करते हैं, दिल खोलकर समाज की सेवा करते हैं। जैसी भी इनसे कोई मांगता है, तन मन धन तीनों प्रकार से ये सेवा में जुट जाते हैं। कोमल हृदय होते हैं, कठोर नहीं होते। जब किसी पर दयाल हो जाते हैं तो संपूर्ण रूप से उसका सहयोग करते होते हैं, किसी निष्ठुर नहीं होते। और आविष्कारक बुद्धि होती है। आविष्कारक बुद्धि से तात्पर्य यह है कि किसी बात को बाहर निकाल कर लेकर आना। कोई बात गुप्त है, लंबे टाइम से दबी हुई है, तो ये उसको बाहर निकालने के लिए बहुत लालायित रहते हैं और उस बात को बाहर निकाल कर उसका रहस्योद्घाटन करते हैं। और यदि इनकी आगे शिक्षा साइंस स्ट्रीम में चली जाती है तो ये इन्वेंशन भी करते होते हैं, आविष्कार भी करते हैं, जिससे स्वयं का और समाज का कल्याण होता है। अब यदि इनके स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो स्वास्थ्य यदि इनका 2 नक्षत्र के प्रथम 2 अक्षरों पर जन्म हुआ है तो स्वास्थ्य इनका ठीक रहता है, स्वास्थ्य के लिए सजग रहते हैं। लेकिन पिछले जो अक्षर हैं रारी तुला राशि पर आ जाते हैं और इनके लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है तो इनके प्रारंभ का जीवन रुग्णता में जाता है, यानी बचपन का समय इनका रोगों में निकल जाता है। क्योंकि स्वभाव से ये भोगी होते हैं। भोगी सुखोपभोग की जिसकी ज़्यादा इच्छा होती है, तो ये सिद्धांत है जो भोगी है वो रोगी अवश्य बन जाएगा। इसलिए इनको संयम पर ध्यान रखना चाहिए यदि स्वस्थ रहना है तो। अब इनके एजुकेशन के बारे में बात की जाए, स्टडी के बारे में बात की जाए तो इनका आर्ट्स और साइंस पर कंप्लीट अधिकार होता है। यानी कि ये साइंस में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और कला में भी अच्छा कर सकते हैं। निर्भर करता है कि इनकी कुंडली के पंचम भाव से कौन सा ग्रह संबंध बना रहा है, कौन सा ग्रह उस भाव को देख रहा है, कौन सा ग्रह उसके अंदर बैठा है, उसकी क्या पावर है। इन सभी बातों का विचार करके इनको अपना स्टडी का स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए। यदि बुध और मंगल का संबंध अच्छा है तो इनको साइंस सेलेक्ट करना चाहिए। और यदि उसके साथ शनि का योग बन रहा है तो इनको टेक्निकल में चले जाना चाहिए, वहाँ पर ही अच्छा सफलता से हासिल कर लेते हैं। और यदि इनका 10th हाउस से संबंध शुक्र के साथ बन रहा है तो इनको एनिमेशन में चले जाना चाहिए। एनिमेशन में ये बहुत अच्छा कर लेते होते हैं क्योंकि इनकी कल्पना शक्ति बहुत उच्च स्तर की होती है। यानी चित्रण करने की, किसी भी चीज़ का दिमाग में स्केच बना लेना, ये इनके पास बहुत ज़बरदस्त होता है। इसीलिए इस नक्षत्र का नाम चित्रा है। किसी भी बात का, किसी भी इवेंट का अपने दिमाग में चित्रण कर लेना, किसी भवन को बनाना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उसको अपने दिमाग में इमेजिन कर लेना, अपनी बुद्धि में उस चीज़ का चित्रण कर लेना, ये चित्रा नक्षत्र वालों के पास बहुत अच्छा होता है। तो ये लोग एनिमेशन में बहुत अच्छा हासिल कर लेते हैं। आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। भवन निर्माण के लिए कल्पना करना, इमेजिन करना इनके पास बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए आप एजुकेशन में अपने 5th हाउस के बारे में अच्छे तरीके से दिखाकर इन फील्ड में से चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर से आपको अच्छी कामयाबी हासिल होगी। अब यदि हम इनकी मैरिज लाइफ के बारे में बात करते हैं तो इनकी मैरिज लाइफ मध्यम स्तर की होती है। क्यों? क्योंकि ये अपने काम में डेडिकेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ इनकी नज़रें इस प्रकार की होती हैं कि एक दूसरे के मध्य में, एक दूसरे के बीच में शक पैदा हो जाता है प्राय, जिसके कारण इनके घर गृहस्थ में तनाव और किचकिच देखी जा सकती है। परंतु इसके साथ साथ
इनकी लगन कुंडली में शुक्र की स्थिति और नवमांश कुंडली में भी सप्तम और सप्तमेश की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। यदि उनकी स्थिति अच्छी है तो इनका बचाव रहेगा, अन्यथा इनको अपने कुंडली के अनुसार ग्रहों का उपचार अवश्य करा लेना चाहिए, अन्यथा इनको गृहस्थ जीवन की किचकिच का सामना करना पड़ सकता है। इनकी समस्याओं के बारे में बात की जाए तो इनके सामने समस्या क्या आ सकती है स्वास्थ्य को लेकर और सामाजिक व्यवस्था को देखकर, तो इनके अंदर आ सकती है समस्या इनके करैक्टर को लेकर। चाहे ये कितने भी अच्छे हों स्वभाव अपने चरित्र में, लेकिन इनके हाव भाव भंगिमाएं जो ऐसी हैं जिनके कारण प्राय संदेह की स्थिति परिवार में और समाज में बन जाती है, और कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपने दिनचर्या में रहन सहन में संयमित ना होने के कारण, विषय भोगों में ज़्यादा आसक्त होने के कारण ये लोग रोगी भी हो जाते हैं। और यानी कि जीवन का बहुत सारा हिस्सा इनका छोटी मोटी बीमारियों से ग्रस्त होते हुए निकल जाता है। तो इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि सर्वप्रथम भोगों पर नियंत्रण रखें। किसी भी भोग के लालसा में आगे, भोग से तात्पर्य केवल आप निकृष्ट बुद्धि से ना सोचें। बहुत मतलब होते हैं भोग के, यानी कि हमको खाने में हमारा जीभ भी भोग मांगती है, हमारी नेत्र भी भोग मांगते हैं, हमारे कान भी भोग मांगते हैं, मांगते हैं, और हमारे नेत्र भी भोग मांगते हैं, अच्छा दृश्य मांगते हैं। तो शरीर सारा हमारा भोग मांगता है। तो जीभ हमारी भोग मांग रही है, उसको स्वादिष्ट खाने के लिए चाहिए, लेकिन वो जो खाना हमारे पेट में जाकर हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़े, तो उस खाने का क्या करना है। उस जगह पर हमको नियंत्रण की आवश्यकता है, संयम को बरतने की आवश्यकता। यद्यपि आपके पास संयम है, आपके फलादेश में मैंने पहले ही बोल दिया कि व्यक्ति संयमी होते हैं, परंतु यदि लग्नेश की स्थिति अच्छी ना हो तो संयम का अभाव रहता है। जैसे अंधकार सूर्य की अनुपस्थिति का नाम है, अंधकार अलग से कोई चीज़ नहीं है, सूर्य नहीं है तो अंधकार है। उसी प्रकार से यदि लग्नेश कमज़ोर है तो इनके सामने संयम का अभाव रहता है, और उसके कारण इनके सामने समस्याएं आ जाया करती हैं। तो सर्वप्रथम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली को दिखा लेना चाहिए, यदि इन दोनों समस्याओं में से कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो। और एक सामान्य जो उपाय है आप उसको करके अपनी समस्याओं से बच सकते हैं। वो उपाय है किसी भी शुक्रवार के दिन देसी घी का सूजी का हलवा बनवाएं, और उस हलवे को कांसे की कटोरी में भरकर ऊपर से रोटी रैप या किसी भी कागज से ढककर उसको मंदिर में जाकर, शिवालय में शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ा दें, तो आपकी ये समस्या है इससे आप बचे रह सकते हैं, या इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, हम आपके लिए ऐसे ही ज्योतिषीय ज्ञान बढ़ाने वाले, ज्ञान का संवर्धन करने वाले वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो यदि अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।